नमस्कार दोस्तों, लिथियम जेसबर्ड में आपका स्वागत है। आज से हम लोग एडवांस पॉलिटी की सीरीज़ को प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि एडवांस पॉलिटी की सीरीज़ के अंतर्गत हम उन छात्रों को राज व्यवस्था का अध्ययन कराएंगे जो वास्तव में राज व्यवस्था को समझकर पढ़ना चाहते हैं, उसके हर पहलू को समझना चाहते हैं। इस सीरीज़ के माध्यम से इसी तरीके से हम लोग राज व्यवस्था को पढ़ने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम लोग राज व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आज की क्लास के 2 या 3 वीडियो हो सकते हैं, इसलिए धैर्यपूर्वक आप हमारे साथ इस प्रस्तावना को समझने का प्रयास करें, क्योंकि प्रस्तावना हमारे संविधान का आधार तत्व है। इसके अंतर्गत हमारे पूरे संविधान का दर्शन निहित है। अगर आपने इसे अर्थात प्रस्तावना को आपने सही तरीके से समझ लिया तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा संविधान आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस प्रस्तावना के आज की क्लास में जिन तत्वों पर हम लोग बात करने वाले हैं, जिन तत्वों को हम लोग समझने वाले हैं, अर्थात पूरी प्रस्तावना के अंतर्गत जो चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसकी रूपरेखा यहाँ पर आपके सामने है। प्रस्तावना के जो मुख्य बिंदु, जिन टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इसको हम लोग 3 भागों में करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अर्थात हमारी प्रस्तावना का आधार क्या है, इसे कैसे बनाया गया, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो इसके रिसोर्सेस हैं, जो इसके स्रोत हैं, इसे कहाँ से लिया गया, कौन सा शब्द कहाँ से लिया गया, क्योंकि हमारी प्रस्तावना में 1 लाइनर क्वेश्चन जो लोग पढ़ते हैं वो अक्सर इस सवाल को लेकर के गलती करते हैं कि हमारा प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, भारत की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है। तो इसका जवाब अक्सर लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में देते हैं। तो इसका एक बेसिक आधार है कि इसकी जो शब्दावली है, जो इसमें शब्द यूज किए गए हैं, उन शब्दों को अलग अलग जगहों से लिया गया है। तो किन जगहों से क्या लिया गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारी प्रस्तावना को लेकर के एक विवाद शुरू से बना रहा कि क्या प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है या नहीं है। हमारे प्रस्तावना का संविधान में क्या महत्व है, इस महत्व को अलग अलग विद्वानों के द्वारा, अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के द्वारा इसकी व्याख्या की गई है। उन व्याख्याओं को समझने का प्रयास करेंगे। यह आपका पहला सेक्शन होगा, जिसमें इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम लोग आधार, स्रोत और महत्व का अध्ययन करने वाले हैं। इसके अलावा प्रस्तावना की जो शब्दावली है, प्रस्तावना की शब्दावली में हम लोग, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हम भारत के लोग से हमारी प्रस्तावना की शुरुआत होती है, कहाँ से लिया गया, इसका अर्थ क्या है। इसके अलावा जो भी इसमें शब्दावलियाँ हैं, जैसे कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इसे हम लोग बनाते हैं। तो ये तमाम शब्द की क्या व्याख्या है, किस रूप में उसे हमारे संविधान में लिया गया है, संविधान में उसका क्या महत्व है, ये सब कुछ हम लोग
संविधान की शब्दावली अर्थात प्रस्तावना की शब्दावली के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं, इन शब्दों को लेकर के, उन शब्दों के आधार पर इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण भाग इसका बनने वाला है वो इसका तीसरा भाग है। प्रस्तावना की जो संवैधानिक स्थिति है, इसके अंतर्गत जो सवाल हैं तमाम प्रकार के प्रस्तावना को लेकर के जो बनते हैं आपके दिमाग में, प्रस्तावना को लेकर के सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में बन जाता है वन लाइनर क्वेश्चन के हिसाब से भी कि क्या प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है। दूसरा सवाल हमारे दिमाग में बनता है कि क्या प्रस्तावना संशोधनीय या परिवर्तनीय है, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है। इन दोनों सवालों के जवाब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और जो संविधान में संशोधन हुए हैं उनके आधार पर करने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से हम लोग पूरी प्रस्तावना को समझेंगे। इन तीनों भागों की अगर हम बात करें तो तीनों का एक अलग अलग महत्व है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आपकी परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के सवाल बनते हैं। इसके अलावा अगर हम तीसरे भाग की बात करें, प्रस्तावना की जो संवैधानिक स्थिति है, यहाँ से भी तमाम प्रकार के सवाल आपकी परीक्षाओं में बनते हैं। और ये कॉन्सेप्ट एक इस प्रकार का कॉन्सेप्ट हो जाता है कि जिसे समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसमें तमाम प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय रहे हैं, चाहे वो बेरुबारी का मामला हो, गोलकनाथ का मामला हो, केशवानंद भारती का मामला हो, या मिनर्वा मिल्स केस का मामला रहा हो, या एसआर बम्बई का मामला रहा हो। तमाम प्रकार के जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय रहे इन केसों में, उनमें प्रस्तावना को लेकर के क्या निर्णय लिए गए हैं, कब किस रूप में लिए गए हैं, कब प्रस्तावना को संविधान का भाग बनाया गया, कब नहीं बनाया गया, अगर बनाया गया तो उसका क्या आधार रहा, और जब ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तब उसका क्या आधार रहा। इसके अलावा क्या प्रस्तावना संशोधनीय है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो उसका आधार क्या होगा, कितना किया जा सकता है। ये तमाम सवाल इस तीसरे भाग में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से प्रस्तावना को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम लोग प्रस्तावना की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसको, तथा कुछ प्रस्तावना की जो शब्दावली है, इसमें जो मुख्य शब्दावलियां हैं, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, जो हमारी प्रस्तावना का बेस है, आधार है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग समझने की दृष्टि से इसको नोट कर लीजिए। जब हम प्रस्तावना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो दो चीजें इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि हमारी प्रस्तावना का आधार क्या है और दूसरा हमारी प्रस्तावना का स्रोत क्या है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उससे पहले 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और उस संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यही हमारे प्रस्तावना का आधार बना। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा संविधान सभा के सामने और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को हमारी प्रस्तावना जो भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ उसमें जो प्रस्तावना रखा गया है
जिसे 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। अंतिम दिन इस पर वोटिंग भी कराया गया, उसे फिर प्रस्तावना का रूप दिया गया। तो उसका जो आधार बनता है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये हमारी प्रस्तावना का आधार बनता है। संविधान सभा के द्वारा इसको जो है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकृत कर लिया गया। संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकृत कर लिया गया। ये हमारी प्रस्तावना का आधार बनता है। हमारी प्रस्तावना को संविधान सभा ने जब 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया, यही आधार बन जाता है हमारी प्रस्तावना का। इसके अलावा जब हम इसके स्रोत पर बात करते हैं तो इसके दो रिसोर्सेस नज़र आते हैं कि इसकी भाषा कहाँ से ली गई है, और दूसरा कि जो प्रस्तावना का विचार है इसे कहाँ से लिया गया है। जो प्रस्तावना की भाषा है इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया। और जो प्रस्तावना का विचार है इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये इसके दो रिसोर्सेस हैं। अर्थात वन लाइनर क्वेश्चन में जब आप लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं तो पूछा जाता प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है, तो इसका कुछ लोग जवाब ऑस्ट्रेलिया देते हैं, कुछ लोग जवाब अमेरिका देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दें कि अगर कभी ये सवाल वन लाइनर के हिसाब से आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो इसका जो मुख्य आंसर होगा वो अमेरिका होगा। लेकिन अगर कभी सवाल इस तरीके से पूछा जाए कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए, याद कर लीजिए, तो नोट कर लीजिए। अगर हम प्रस्तावना के महत्व को देखें तो प्रस्तावना हमारे पूरे संविधान का एक आधारभूत तत्व इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। पूरे संविधान का जो आधार है हमारी प्रस्तावना है। हमारे संविधान में जो दर्शन है, जो दर्शन निहित किए गए हैं, उसका आधार भी प्रस्तावना में निहित किया गया है। हमारे प्रस्तावना में धार्मिक, नैतिक और मौलिक मूल्यों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। संविधान सभा की अगर हम बात करें तो संविधान सभा के जो लोग थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे, उनकी उस समय की सोच क्या थी, उस सोचों की अगर हमें उन पर अगर दृष्टि रखना है या उसके बारे में जानना है तो उनकी सोच और उनके आदर्श जो हैं ये भी हमें हमारी भारत की प्रस्तावना से देखने को मिलता है। जो हमारे संविधान सभा के सदस्य रहे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उन्होंने संविधान सभा के अंदर प्रस्तावना के बारे में कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना है हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ऐसा कहना था अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर का। इसके अलावा के.एम. मुंशी, ये भी संविधान सभा के सदस्य हुआ करते थे, इन्होंने कहा कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। अर्थात जो व्यवस्था है, हमारे देश की जो व्यवस्था जिसके अंतर्गत हमारे देश को संप्रभु बनाया गया, लोकतांत्रिक बनाया गया और एक गणराज्य बनाया गया, ये कैसा होगा, इसका भविष्य फल जो है ये हमारी प्रस्तावना में निहित है। इसके अलावा ठाकुर भार्गव दास
इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा तथा कुंजी है। संविधान की आत्मा तथा कुंजी, ये वन लाइनर क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों की परीक्षा में बनता है कि संविधान की आत्मा और कुंजी किसे कहा जाता है। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और कुंजी कहा है ठाकुर भार्गव दास ने। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला रहा है बेरुवाड़ी मामला, 1960 का मामला रहा बेरुवाड़ी का। आगे चल करके जब हम लोग प्रस्तावना का तीसरा भाग पढ़ेंगे जिसमें प्रस्तावना के संवैधानिक महत्व के बारे में बात किया जाएगा, तो वहाँ पर बेरुवाड़ी मामले के बारे में मुख्यतः चर्चा किया जाएगा, मुख्यतः सभी केसों के बारे में यहाँ पर चर्चा किया जाएगा। तो इस केस में उच्चतम न्यायालय ने एक टिप्पणी दी थी। उसमें कहा था कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। अगर हमें ये जानना है कि संविधान निर्माता जो लोग थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे, संविधान को बनाते समय वो क्या सोच रहे थे, उनकी सोच क्या थी, अगर इसे जानना है तो हमें उद्देशिका पढ़नी होगी। अगर आप उद्देशिका को समझ पाते हैं तो आप संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनकी सोच को समझ पाएंगे। इसके अलावा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस रहा, बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण केस रहा है। इसमें न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने संविधान की उद्देशिका के बारे में कहा है कि संविधान की उद्देशिका उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिसके आधार पर सरकार को कार्य करना है। वह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है, अर्थात इसे बदला भी नहीं जा सकता। शाश्वत है, यह है और रहेगा। और संविधान की मूल आत्मा अगर किसी में निवास करती है तो संविधान की उद्देशिका में निवास करती है, ऐसा कहना था न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह का। ये भी एक टिप्पणी रहा था। आगे चल करके इसी के आधार पर केशवानंद भारती केस बना, उसका कुछ निर्णय रहा। सबसे बड़ा केस, 13 जजों की पीठ उसमें बिठाई गई थी, अब तक का सबसे बड़ा केस रहा। उसमें न्यायमूर्ति सिकरी ने प्रस्तावना के बारे में उससे भी बढ़ करके एक कदम आगे उन्होंने कहा कि उद्देशिका संविधान का केवल अंग ही नहीं है बल्कि वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा संविधान को उद्देशिका में अभिव्यक्त महान तथा उद्दांत भविष्य निरूपण के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए तथा उसका निर्वचन किया जाना चाहिए। ये न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह का जो बयान रहा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस में, उससे कदम आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक भाग नहीं है, सिर्फ एक इसका अंग नहीं है, बल्कि उससे अधिक महत्वपूर्ण है। इसे हमेशा संविधान के महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ना चाहिए। और इस तरीके से केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना को लेकर के जो महत्वपूर्ण बातें कही गई थी उसको जस्टिफाई करने का काम किया न्यायमूर्ति सिकरी ने, और इस तरह से उन्होंने बयान दिया। इसके अलावा SR बोम्मई मामला, इसमें न्यायमूर्ति सिकरी के बयान से भी थोड़ा सा ऊपर उठ करके न्यायमूर्ति रामास्वामी SR बोम्मई मामले के जज रहे थे। उन्होंने उद्देशिका के बारे में कहा है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय तथा न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के बुनियादी तत्वों में से एक है। संविधान का बुनियादी तत्व, जिसे संविधान का मूल संरचना भी कहा जाता है या फिर मूल ढांचा कह सकते हैं आप इसे, केशवानंद भारती केस में इसकी संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। जिस समय यह विवाद बना था कि प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं है, उस समय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय रहा मिनर्वा मिल्स केस में, जिसमें कहा गया था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है बशर्ते कि वो मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ये एक संकल्पना यहाँ पर निर्धारित किया गया कि प्रस्तावना में संशोधन करना क्या मूल ढांचा में संशोधन माना जाएगा। इस चीज को न्यायमूर्ति रामास्वामी ने SR बोम्मई मामले में स्पष्ट कर दिया था कि प्रस्तावना के किन शब्दों को या प्रस्तावना के किस भाग को अपरिवर्तनीय माना जाएगा। इन्होंने बताया कि ये इसका संविधान का एक अभिन्न अंग है, तो संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय, न्यायिक पुनरावलोकन, इन सभी चीज़ों को भी संविधान का बुनियादी तत्वों के अंतर्गत शामिल किया गया। संविधान के मूल संरचना के अंतर्गत इन्होंने इसको शामिल किया।
इस तरीके से तमाम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना की उद्देशिका के महत्व को स्पष्ट किया है। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक व्यापक महत्व बन जाता है। यहाँ से तमाम लोगों के जो विचार हैं प्रस्तावना के महत्व को लेकर के हमने बताया। इसे आप लोग वीडियो को रिवाइज करके जिसके भी जो कोटेशन है जो मैंने बोले हैं उसे आप लोग नोट कर लीजिए। इससे वन लाइनर सवाल बनता है। जैसे पूछा जा सकता है आपसे सवाल कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, किसने कहा है? 4 ऑप्शन होंगे, आपको उसमें से जवाब देने होंगे। या ये बात कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा तथा कुंजी है, ये किसने कहा है? ये तमाम प्रकार के सवाल वन लाइनर क्वेश्चन की दृष्टि से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बन सकते हैं। इसे भी आप लोग वीडियो को थोड़ा पीछे ले जा करके आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इससे हम लोग नोट करने लग जाएं तो समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि समझना भी हम लोगों को बहुत कुछ है और समय की सीमाएं हैं अपनी। इसलिए ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें आप लोग सिर्फ समझने पर ध्यान दें और जो भी ज़रूरी लगे, जो आपको ज़रूरी चीज़ें लगती हैं उसे आप लोग नोट कर लिया करें साथ के साथ। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं दूसरा भाग जो इसका है, संविधान की जो प्रस्तावना की शब्दावली है, इसमें किन शब्दों का समावेश किया गया है और उन शब्दों का क्या महत्व है, उसका क्या मतलब है, उसका अर्थ क्या है, उसकी व्याख्या करते हैं। इसे नोट कर लीजिए। प्रस्तावना में जो शब्दावली प्रयोग की गई है उसे हम लोग इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं बहुत आसान तरीके से। प्रस्तावना के जो प्रारंभिक शब्द हैं, जिसमें कहा गया हम भारत के लोग, अर्थात जो कुछ भी किया जा रहा है, संविधान का निर्माण हमारे संविधान सभा के द्वारा किया गया, लेकिन जो शब्द यूज किया गया हम भारत के लोग, अर्थात इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? हम भारत के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, हमारे द्वारा, आपके द्वारा किया जा रहा है, अर्थात इसे हम भारत के लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात जिसके अंत को संप्रभुता से दर्शाया जा सकता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, दूसरा शब्द इसमें समाजवादी, तीसरा है पंथ निरपेक्ष, तंत्रात्मक और गणराज्य, अर्थात इसमें 5 शब्द हमें मिलते हैं। पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। क्या कर रहे हैं हम लोग कि प्रस्तावना के अंतर्गत संप्रभुता, हम एक ऐसा संविधान बना रहे हैं जो इसमें संप्रभुता होगा, समाजवादी होगी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य होगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य के अंतर्गत हम एक संविधान का निर्माण कर रहे हैं। इससे हमें क्या मिलेगा? तो इससे हमें 3 चीजें मिलेंगे: समानता, न्याय, स्वतंत्रता। समानता के अंतर्गत हमारी प्रस्तावना में अवसर की समानता, अवसर अर्थात प्रतिष्ठा और समानता की बात की गई है। न्याय के अंतर्गत सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात यहाँ पर की गई है। ये हमारी प्रस्तावना की शब्दावली है। इसके अलावा 2 शब्द आप लोगों को और समझना होगा: बंधुता और राष्ट्र की एकता। राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता एवं अखंडता, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। अर्थात
हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमें समानता, न्याय और स्वतंत्रता मिले। किस प्रकार की स्वतंत्रता? अवसर और समानता की समानता। किस प्रकार का न्याय? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। किस प्रकार की स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिले। ये जो शब्द हैं संप्रभुता से लेकर के, और उसके अलावा इन शब्दों के अलावा बंधुता और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता, इन दो शब्दों को भी समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन सब शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। संप्रभुता से इसको प्रारंभ करते हैं। इस शब्दावली को समझने के लिए आप लोग इस चार्ट को जरूर नोट कर लीजिए। इस तरीके से अगर आप शब्दों को समझते हैं तो निश्चित रूप से आप इसे बहुत आसानी से समझ पाएंगे। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हम अपने लिए कानून नहीं बना सकते थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे संविधान सभा के लोगों के द्वारा जब संविधान का निर्माण कर दिया गया, तब हम कानून बनाने के लिए, हमें कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। अर्थात एक ऐसा देश जो अपने लिए खुद कानून बना सकता है, उसको हम संप्रभु कहते हैं। जो कानून से भी ऊपर हो, अर्थात संपूर्ण प्रभु, जो सबसे ऊपर हो, जो सबसे ऊपर हो। संप्रभुता एक अपने आप में विस्तृत थ्योरी है। इसकी व्याख्याएं अलग अलग विद्वानों के द्वारा किया गया है। जब हम लोग एक दार्शनिक पक्ष इसका देखते हैं तो उसमें संप्रभुता की व्याख्या तमाम प्रकार से की गई है। चूंकि हम लोग यहाँ पर प्रस्तावना की दृष्टि से संप्रभुता को समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जान लेना जरूरी है कि संप्रभुता का तात्पर्य यहाँ पर है कि जो कानून बनाने की शक्ति रखता है, जो कानून बनाने की शक्ति रखता है, जो संप्रभु है, जो सबसे ऊपर है, संप्रभु है। यहाँ पर संप्रभुता के कुछ प्रकार दिए गए हैं ताकि आप लोग भारत में जो संप्रभुता है उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। संप्रभुता विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें आंतरिक संप्रभुता, बाह्य संप्रभुता, नाम मात्र की संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता और कानूनी संप्रभुता होती है। हमारे संविधान के अंतर्गत इन विभिन्न प्रकार के संप्रभुता, जहाँ पर संप्रभु जो ये शब्द यूज किया गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, इसका तात्पर्य है ये विभिन्न प्रकार की संप्रभुता, अर्थात हमारा देश, हमारे देश के आंतरिक मामले, जो देश के अंदर की व्यवस्था है, इस पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा हमारी जो सरकार है, ये हमारे देश के जो बाहरी मामले हैं उस पर भी कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। अर्थात हमारे देश की सरकार के द्वारा बाहरी, अर्थात एक संप्रभु राज्य वह राज्य होता है, या एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत जो है अपने बाह्य और आंतरिक मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। अर्थात भारत अपने बाहरी और आंतरिक मामलों पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसका तात्पर्य हुआ कि भारत जब आजाद हुआ तब भारत को अपने आंतरिक मामले और उसके बाहरी मामले, भारत के जो दूसरे देशों के संबंध हैं, चाहे वो राजनीतिक संबंध हो, व्यापारिक संबंध हो, या किसी प्रकार के जो संबंध हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार तथा देश के अंदर आंतरिक मामलों पर कानून बनाने का अधिकार हमारे देश की सरकार को दे दिया गया संविधान के द्वारा। तो इस तरह की संप्रभुता को हम आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता कहते हैं। अर्थात संप्रभु राज्य, एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अपने आंतरिक और बाह्य दोनों मामले में कानून बनाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाता है। इस प्रकार के राज्य को हम संप्रभु राज्य कहते हैं, जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों पर कानून बनाने की स्वतंत्रता रखता है। इसके अलावा अगर हम नाम मात्र के संप्रभुता की बात करें, भारत में गणराज्य शब्द यूज किया गया है। भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं,
यहाँ पर राष्ट्रपति जो व्यक्ति हैं, तो राष्ट्रपति हमारे संविधान के अंतर्गत नाम मात्र की संप्रभुता रखते हैं, अर्थात आर्टिकल 74 का ए, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने प्रत्येक कार्यों का निर्वहन मंत्रिमंडल की सलाह से करेंगे, अर्थात वो स्वयं कुछ नहीं करते हैं। ब्रिटेन में एक परंपरा है, याद होगा आप लोगों की, राजा कभी गलती नहीं करता है, राजा कभी गलती नहीं कर सकता, ये कॉन्सेप्ट भी वहीं से उठाया गया है। तो आर्टिकल 74 के अनुसार ये कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने सभी प्रकार के कृत्यों का निर्वहन मंत्रिमंडल की सलाह से करेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के नाम से हमारे देश में सभी प्रकार के काम होते हैं, लेकिन वो नाम मात्र के होते हैं। तो इस तरीके से नाम मात्र की संप्रभुता हमारे देश में राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन चूंकि सभी के सभी कार्य, नीतियां, योजनाएं जो तैयार की जाती हैं वो मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार की जाती हैं, और मंत्रिमंडल का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री के अंदर क्या शामिल हो जाता है? प्रधानमंत्री के अंतर्गत वास्तविक संप्रभुता जो है देश के अंदर, वो हमारे प्रधानमंत्री में शामिल हो जाता है। लेकिन हमारी प्रस्तावना का जो पहला शब्द है, हम भारत के लोग, हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत जो कुछ भी किया जा रहा है वो भारत के लोग कर रहे हैं, संविधान के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए कानूनी संप्रभुता की अगर हम बात करेंगे तो कानूनी संप्रभुता हमारे संविधान में निहित हो जाता है। संविधान में इस तरीके से अलग अलग तरीके से आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि भारत की आंतरिक और बाह्य संप्रभुता किसमें निवास करती है? तो भारत अपने बाहरी और आंतरिक मामलों में कानून बनाने की स्वतंत्रता रखता है, और कानून बनाने का काम जो करता है वो कौन करता है? संसद करती है। अर्थात बाह्य और आंतरिक संप्रभुता जो है ये हमारे पार्लियामेंट अर्थात संसद में निहित होती है। इसके अलावा नाम मात्र की संप्रभुता हमारे राष्ट्रपति में निहित होती है, वास्तविक संप्रभुता प्रधानमंत्री में निहित होती है, तथा कानूनी संप्रभुता संविधान के अंतर्गत निहित या संविधान में निहित किया गया है। और संविधान जो निर्मित किया गया है वो देश की जनता के द्वारा, अर्थात हम भारत के लोगों के द्वारा निर्धारित बनाया गया है, इसे सुनिश्चित किया गया है। इसलिए अगर हम वास्तविक रूप में देखें तो भारत की जो संप्रभुता है वो जनता में भी निवास करता है, ये भी एक प्रकार का कानूनी संप्रभुता हो जाएगा। तो जनता जो है यहाँ पर संप्रभुता इसमें निहित हो जाता है। इस प्रकार से विभिन्न संप्रभुता के स्रोत हो जाते हैं, ये संप्रभुता का एक रूप हो जाता है। अगर हम संप्रभुता को थोड़ा सा और विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करें तो भारत में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन किया गया है, आपको याद होगा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के शक्तियों का विभाजन किया गया, जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाया गया है। तो उसके आधार पर अगर हम देखें तो हमें ये दिखाई देता है कि भारत में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के बावजूद इसमें संप्रभुता का कोई विभाजन नहीं हुआ है। आपात स्थिति के दौरान केंद्र सरकार राज्यों पर नियंत्रण कर सकती है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सातवीं अनुसूची में केंद्र सूची होती है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूचियों के द्वारा हमारे केंद्र और राज्य के संबंधों को निर्धारित किया गया है। केंद्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है, तथा समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अब यहां पर अगर हम संप्रभुता के आधार पर देखें तो केंद्र सरकार केंद्र सूची पर तो कानून बना ही रही है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आर्टिकल 249 संविधान का आर्टिकल 249 क्या कहता है? राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से अगर ये पारित कर देता है कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार भी केंद्र सरकार को दे दिया जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि अंतिम निर्णय राज्य सूची पर भी विषम परिस्थितियों में या अलग किसी खास परिस्थितियों में या आपातकाल की स्थिति में भी कानून बनाने का अधिकार, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार भी केंद्र सरकार के पास
आ जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची पर दोनों केंद्र सरकार के द्वारा तथा राज्य सरकार के द्वारा कानून को बनाया जाता है। अगर इस केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून तथा राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानून में कोई विवादित स्थिति उत्पन्न हो जाती, कोई विवाद आ जाता है, तो उसमें केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून वैध माना जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि संप्रभुता किसमें निहित हो रही है? संप्रभुता जो है वो केंद्र में आकर के निहित हो जाती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जो संप्रभुता है वो आंतरिक और बाह्य मामले में केंद्र सूची केंद्र सरकार अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट के पास निहित हो जाता है। इसके अलावा अगर हम राज्यों की स्थिति के आधार पर बात करें तो आर्टिकल 1 का 3 का ग बेरोजगारी मामले में इस एक्ट के बारे में बेहतर तरीके से चर्चा किया जाएगा, जिसमें कहा गया है कि भारतीय संघ विदेशी राज्य क्षेत्र को अर्जित कर सकता है। भारत जो है विदेशी राज्य क्षेत्र को अर्जित कर सकता है, अर्जित कर सकता है। ऐसा कहा गया है आर्टिकल 1 के 3 के ग में। आर्टिकल 1 के 3 के ग में ये कहा गया है कि भारत विदेशी राज्य क्षेत्र को अर्जित कर सकता है। बेरोजगारी मामला आपको याद होगा 1960, आगे चल करके हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। इसके तीसरे भाग में इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि भारत एक संप्रभु राज्य होने के नाते अपने किसी क्षेत्र को किसी दूसरे राष्ट्र को दे सकता है। ये बेरोजगारी मामले में कहा गया। तो इस तरीके से ऐसा करने का अधिकार किसको मिल सकता है? एक संप्रभु राज्य को मिल सकता है। संप्रभु राज्य जो देश में कुछ भी कर सकता है, किसी प्रकार के नियम को बना सकता है। तो केंद्र सरकार किसी प्रकार के नियम को, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भारत विदेशी राज्य क्षेत्र को अर्जित भी कर सकता है। और बेरोजगारी मामले में कहा गया कि भारत अपने किसी क्षेत्र को आपको याद होगा बेरोजगारी का मामला जाकर के तीसरे भाग में हम लोग विस्तृत रूप में देखेंगे बेरोजगारी का मामला क्या रहा था। उसमें हम देखेंगे कि भारत अपने ही कुछ क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान बांग्लादेश है उसको देता है। तो इस तरह के करने का अधिकार किसे मिलता है? जो संप्रभु राज्य होता है। संप्रभु राज्य वास्तव में वो हो सकता है जो किसी भी प्रकार के सूची अर्थात राज्य के अंतर्गत या समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर कानून बना सकता है। केंद्र सूची पर तो वो कानून पहले से बना ही रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें, संसद साधारण विधान द्वारा नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है। साधारण विधान जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 जो है इसके अंतर्गत नए राज्यों के गठन की बात की गई है। और ये कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है। अर्थात देश के आंतरिक मामले में हमारे जो राज्य हैं, जो भारत राज्यों का संघ बनता है, तो उन संघों में परिवर्तन करने का अधिकार भी किसको मिल जाता है? और आर्टिकल 3 के अंतर्गत हमारी पार्लियामेंट को मिल जाता है। ये प्रमाणित करता है कि हमारा जो देश है वो अपने आप में पूर्णतः संप्रभु है। इसके अतिरिक्त वर्तमान राज्यों के नाम, क्षेत्र और उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। आर्टिकल आप 2 पढ़ेंगे, आर्टिकल 3 पढ़ेंगे और आर्टिकल 4 पढ़ेंगे। इसमें इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बात किया गया है। और इसके साथ साथ बेरोजगारी का मामला होगा, तब जाकर के ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और इस तरीके से प्रमाणित हो जाता है कि भारत अपने आप में एक संप्रभु राज्य है। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसे समझने में जहाँ पर भी दिक्कत हुई होगी, आप लोग एक बार इस वीडियो को बार बार रिवाइज करके आप देख सकते हैं। हर कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। जहाँ पर भी जो भी समझ में ना आए आप लोगों को, उसे आप कमेंट में आकर के हमसे ज़रूर पूछें, ताकि आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में नहीं आया है उसे समझाने का पूर्णतः प्रयास किया जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार हमारी जो है वो हर प्रकार के राज्य सूची पर भी आपातकाल की स्थिति में, समवर्ती सूची पर विवाद होने की स्थिति में, इसमें आंतरिक मामलों में विदेशी राज्य के क्षेत्रों को अर्जित करने का, अपने क्षेत्र को किसी दूसरे राज्य को देने का अधिकार, इस प्रकार के तमाम अधिकार, यहाँ तक कि आर्टिकल अगर हम 368 की बात करें जिसमें कहा गया है कि संसद जो है वो संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है। इंदिरा गांधी का समय रहा जब ये प्रमाणित किया गया कि संसद प्रस्तावना तक में संशोधन कर सकती है। और उसी
जिद का नतीजा रहा, जिसकी वजह से हमारी प्रस्तावना में 1976 में 3 नए शब्द जोड़ दिए गए, जिसका कुछ खास महत्व तो नहीं था, क्योंकि वो शब्द जो जोड़े गए वो हमारे संविधान में पहले से मौजूद थे, उसकी विचारधारा पहले से मौजूद थी। लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी ये चाहती थी कि कहीं ना कहीं ये वो साबित करना चाहती थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यहां तक कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये प्रमाणित होता है, ये प्रूफ होता है कि हमारा देश एक संप्रभु राज्य है जो अपने आंतरिक मामले में, बाह्य मामले में पूरी तरीके से स्वतंत्र है, वो किसी प्रकार का कानून बना सकता है। इसके बाद अगला जो शब्द आपको मिलता है वह है समाजवाद। आइए समाजवाद को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा शब्द है समाजवाद। समाजवाद को हम लोग समझें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले उदारवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद और साम्यवाद की जो विचारधारा है उसको समझें। समाजवाद शब्द हमारे संविधान में, जो संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976, संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है जो 1976 में कराया गया, इसके बारे में विस्तृत तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे जब समाज इसके तीसरे खंड पर हम लोग बात करेंगे, जिसमें प्रस्तावना की जो प्रस्तावना की जो संवैधानिक स्थिति है, जब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि जो ये संशोधन हुआ इसकी क्या भूमिका रही, इसे क्यों लाया गया, इसे क्यों जरूरी था ये समाजवाद शब्द जोड़ना, जबकि हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 39 में समाजवादी व्यवस्था पहले से ही मौजूद है। इसके अलावा और भी विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं जो इसमें पहले से मौजूद रही हैं उसे शामिल किया गया है, जो समाजवादी व्यवस्था को दर्शाती हैं। तो इस व्यवस्था को हम समझें, इसके लिए जरूरी है कि पहले हम लोग इस व्यवस्था को समझें कि समाजवाद का तात्पर्य क्या है। यहाँ पर आर्थिक संसाधनों के वितरण से इसका संबंध है। हमारे संविधान में जो समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया है, ये मुख्यतः आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक समानता या आर्थिक स्वतंत्रता का जो आधार है, आर्थिक स्वतंत्रता का जो उद्देश्य है, इसकी वजह से हमारे संविधान में समाजवादी शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि जो अर्थव्यवस्था अर्थात आर्थिक आधार है, उसका वितरण किन किन विचारधाराओं में किस प्रकार से होता है। अगर हम उदारवादी विचारधारा की बात करें, जिसके प्रवर्तक जॉन लॉक रहे, इन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था का निजीकरण अर्थात अर्थव्यवस्था पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, अर्थव्यवस्था पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये इसमें कहा गया उदारवाद में कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अर्थात किस पर बात कर रहे हैं? निजीकरण की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये निजीकरण की बात कर रहे हैं। अर्थात जॉन लॉक का कहना था, जो उदारवाद के प्रवर्तक है, अर्थात उदारवाद में कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इस पर निजीकरण, जो निजीकरण व्यवस्थाएं होती हैं, अर्थात जो भी अर्थव्यवस्था अर्थात आर्थिक जो संसाधन होंगे उस पर निजी लोगों का, व्यक्तिगत लोगों का एक नियंत्रण रहेगा, ये कहना था उदारवादी विचारधारा के लोगों का। मार्क्स के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स रहे, इन्होंने कहा कि जो अर्थव्यवस्था होगी इस पर जो मजदूर वर्ग होगा, जो श्रमिक वर्ग होगा, उसका नियंत्रण होना चाहिए। इन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। जब आप इन जॉन लॉक, मार्क्स, लेनिन या माओ इनके दार्शनिक विचारधारा को पढ़ेंगे तब इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि हम लोग प्रस्तावना के आधार पर समाजवाद को समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम इसके अंतर्गत सिर्फ उतनी ही बात करेंगे जितना कि यहाँ पर जरूरी है। आप उदारवाद से क्या समझ पा रहे हैं? उदारवाद से तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, अर्थात ये निजीकरण की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर कार्ल मार्क्स की बात करें तो ये अर्थव्यवस्था पर किसकी बात कर रहे हैं? अर्थव्यवस्था पर
मजदूर वर्ग का नियंत्रण होना चाहिए, मजदूर वर्ग का नियंत्रण होना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने समाज को, इस पूरे समाज को दो वर्गों में बांटा था, मजदूर वर्ग और जो कैपिटल वर्ग होता है उसकी बात इन्होंने की थी। अर्थात जब भी कोई उद्योग स्थापित किया जाता है उसमें दो लोगों की भूमिकाएं होती है, एक पूंजीपति की और दूसरा श्रमिक की। तो इनका मानना यह था कि जो श्रमिक वर्ग होता है उसको भी अर्थव्यवस्था पर पूर्णतः नियंत्रण रखने का अधिकार होना चाहिए। तो कार्ल मार्क्स अर्थात मार्क्सवादी विचारधारा में किसकी बात की जा रही है? मजदूर वर्ग के द्वारा अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा अगर हम समाजवादी की बात करें, समाजवाद के प्रवर्तक विश्व के आधार पर अगर हम देखें तो लेनिन को माना जाता है। इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, अर्थात इन्होंने राष्ट्रीयकरण की बात की। अर्थात समाजवाद पर, इसमें अर्थव्यवस्था पर, यह सबसे महत्वपूर्ण है, अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, राज्य का नियंत्रण। अर्थात किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रीयकरण की, राष्ट्रीयकरण की बात की जा रही है। और उदारवाद में किसकी बात की जा रही थी? उदारवाद में निजीकरण की बात की जा रही थी, उदारवाद में निजीकरण की बात की जा रही थी और समाजवाद में राष्ट्रीयकरण की बात यहां पर की जा रही है। इसके अलावा अगर हम साम्यवादी विचारधारा की बात करें तो यहां पे अर्थव्यवस्था पर समूह का नियंत्रण होता है, इससे हम इस व्यवस्था को हम साम्यवादी व्यवस्था कहते हैं। तो आर्थिक संसाधनों का या आर्थिक जो भी व्यवस्थाएं हैं उस पर नियंत्रण के आधार पर अगर हम देखें तो समाजवादी व्यवस्था जो है, समाजवाद की जो व्यवस्था है, इसमें यह कहा गया है कि अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। अर्थात आपकी जो संपत्ति है वो पूर्णतः राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए। देश की जो संपत्ति है उस पर जो भी कानून बनेंगे वो राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? समाजवादी व्यवस्था कहा जाता है। अगर हम भारत की दृष्टि से देखें तो भारत में जो समाजवाद का रूप अपनाया गया है तो समाजवाद के यहाँ पर दो तरीके के रूप देखने को मिल रहा है, लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवादी समाजवाद। भारत में जो साम्यवाद है ये लोकतांत्रिक समाजवाद है, ये भारत का समाजवाद, ये भारत का समाजवाद है। अगर ये सवाल कभी आपसे पूछा जाए कि भारत में जो समाजवादी व्यवस्था है इसमें किस प्रकार के समाजवाद की बात की गई है तो आप कहेंगे कि भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की बात की गई है। लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या मतलब होता है? इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि उदारवाद की विचारधारा को भी शामिल किया जाता है और इसके साथ साथ जो समाजवादी विचारधारा है इसको भी शामिल किया जाता है। और ये देखने को मिलता है कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, अर्थात निजीकरण की बात यहाँ पर की जाती है और यहाँ पर राष्ट्रीयकरण की बात की जाती है। और जब हम लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत निजीकरण और राष्ट्रीयकरण दोनों की बात कर दी जाती है। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाता है। अर्थात लोकतांत्रिक समाजवाद में किस प्रकार की व्यवस्था हो जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की यहां पर बात की जाती है। तो इसके अंतर्गत किस प्रकार की व्यवस्था होगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है? भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रयोग किया जाता है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है जिसमें राष्ट्रीयकरण और निजीकरण दोनों की बात यहाँ पर की जाती है। अगर हम साम्यवादी समाजवाद की बात करें तो इसमें उत्पादन और वितरण के जो संसाधन हैं उस सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन हो जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था को हम साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत रखते हैं या साम्यवादी समाजवाद उसको हम कहते हैं। तो अगर हम भारत की दृष्टि से देखें, चूंकि हम लोग भारत की प्रस्तावना और हमारे संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे हैं और इसमें अगर हम समाजवाद शब्द को इसकी व्याख्या की जाए तो ये कहा जा सकता है कि भारत में जो समाजवाद है ये लोकतांत्रिक समाजवाद है और इसका तात्पर्य यह होता है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात इसमें समाजवादी समाजवाद और उदारवादी विचारधारा दोनों को इसमें शामिल कर दिया जाता है। अर्थात इसमें राष्ट्रीयकरण और निजीकरण दोनों की बात इसके अंतर्गत की जाती है। इसके बाद आगे की जो शब्दावली इसमें है, समाजवाद के अलावा जो भी इसमें शब्द हैं, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक, इन शब्दों को इसके अगले वीडियो में देखेंगे। आपको जो भी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं आप कमेंट में हमसे जरूर पूछें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सीरीज को पहुंचाएं।
क्योंकि जितना अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग देंगे उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स मेरे द्वारा दिया जाएगा। जो राय आप लोग देंगे उसको सुना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसे शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं, ये आप लोगों से मेरी अपील है। मिलते हैं, नमस्कार। अगले वीडियो में आगे की शब्दों को लेकर के इसको समझने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।